नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे साइंस का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 27 करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 26 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताइए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, शिलोंग में, देहरादून में या फिर कोलकाता में? तो बताइए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए, वन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कहाँ पर? तो देहरादून में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, देहरादून शहर में घंटा घर से 7 किलोमीटर दूर देहरादून चकराता मोटर योग्य मार्ग पर स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। भारत के अधिकांश वन अधिकारी इसी संस्थान से आते हैं। वन अनुसंधान संस्थान का भवन बहुत शानदार है तथा इसमें एक संग्रहालय भी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो बताइए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तना में, जड़ में, पत्ती में या फिर पूरा पौधा में? तो देखिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किससे? तो पत्ती से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या है कि स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? जो कोई भी पौधा होता है उसमें जो पत्ता होता है तो पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होता है। ठीक है, तो उसी छिद्र को ही क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि स्टोमेटा जो होता है पत्ती की सतह पर मौजूद एक छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से पानी विसरण के माध्यम से पौधे से बाहर निकलता है और इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होता है? संपन्न होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है। तो बताइए, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से, फूल से, फल से या फिर पत्ती से? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा तने की छाल से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, सिनकोना की छाल में कुनेन होता है जो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा होता है। इसमें डाइन भी होता है जो दिल की धड़कन यानी कि अतलता के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा होता है। सिनकोना की छाल में कुनेन होता है जो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो बताइए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, एंडरसन ने या फिर रदरफोर्ड ने? तो देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किया था किसने? तो एंडरसन ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जे थॉमसन ने क्या किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसका खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, एंडरसन ने 2 अगस्त 1932 को पॉजिट्रॉन की खोज की थी जिसके लिए उन्हें 1936 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। जिसके लिए उन्होंने 1936 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एंडरसन ने पॉजिट्रॉन शब्द नहीं कहा है लेकिन फिजिकल रिव्यू जर्नल के संपादक के सुझाव पर इसे अनुमति दी, जिसके लिए उन्होंने 1932 के अंत में अपना खोज पत्र प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो बताइए, ध्वनि का प्रभाव जो है वो कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक, 1/15 सेकेंड तक या फिर 1/20 सेकेंड तक? तो देखिए, ध्वनि का प्रभाव जो है वो कान में रहता है कितने समय तक? तो 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि हमारे द्वारा सुनी जाने वाली कोई भी ध्वनि जो है वो मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि पारा जमता है। बताइए, पारा जमता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 39 डिग्री सेल्सियस पर, -39 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 60 डिग्री सेल्सियस पर?
तो देखिए पारा जमता है कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए पारा चांदी जैसी सफ़ेद होता है, नम हवा में धीरे धीरे धूमिल हो जाता है, और जान लीजिए कि देखिए -38.83 डिग्री सेल्सियस यानी कि -37.89 डिग्री फ़ारेनहाइट पर टीन या शीशा जैसे नरम ठोस में जम जाता है। उसके बाद देखिए क्या है कि यह 356.62 डिग्री सेल्सियस या फिर 673.91 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। उसके बाद क्या है कि यह तांबा, टीन और जस्ता के साथ मिश्रित होकर के अम्लगम या फिर कोई भी तरल मिश्र धातु बनाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। तो बताइए वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका क्या कारण है, ताप, वेग, दाब या फिर घनत्व। तो देखिए वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है घनत्व, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए बादल हवा में तैरता है, क्यों? क्योंकि समान आयतन के बादल का घनत्व जो है वो समान आयतन के सूखी हवा से कम होता है। जैसे तेल पानी पर तैरता है, क्यों? क्योंकि यह पानी से कम घनत्व का होता है। इसी प्रकार बादल भी हवा में तैरता है, क्योंकि बादल में नमी पूर्ण हवा का सघनता जो है वो सूखी हवा से कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो बताइए ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या फिर कोपरनिकस ने। तो देखिए ग्रहों के गति का नियम को प्रतिपादित किया था किसने, तो केपलर ने, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए केपलर ने 3 नियम दिए थे, ठीक है, जिसमें से कौन कौन से वो 3 नियम है चलिए देखते हैं। देखिए ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं वे 3 नियमों में बताए गए हैं, ठीक है। जिसमें से पहला नियम क्या है कि ग्रह जो है वो सूर्य को फोकस में रख कर मतलब केंद्र में रख कर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है, ये पहला नियम था। दूसरा क्या था कि एक ग्रह जो है वो समान समय में अंतरिक्ष के समान क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि चाहे वह अपनी कक्षा में कहीं पर भी हो वो क्या करेगा, एक समान समय में अंतरिक्ष में समान क्षेत्र को कवर करेगा, ठीक है, ये दूसरा था। और तीसरा नियम क्या था कि एक ग्रह की कक्षीय अवधि जो है इसकी कक्षा के आकार के समानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी। तो बताइए प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम कब होगी, वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर या फिर निर्वात से गुजरने पर। तो देखिए प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होगी कब, कांच से गुजरने पर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं इसके बारे में। देखिए प्रकाश की चाल जो है वो इस प्रकार ठोस में न्यूनतम होती है, क्यों? क्योंकि वे सघन होती हैं, ठीक है। और निर्वात में अधिकतम होता है, क्योंकि निर्वात में क्या होता है सबसे कम घनत्व माध्यम होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कभी कभी जो क्या था कि प्रश्न के विकल्प में 4 दिया रहा था, क्या क्या, एक वायु में, कांच में, निर्वात में और जल में, ठीक है। सघन माध्यम जो है कांच में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यह ठोस होता है, इसीलिए इसमें प्रकाश की चाल जो है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बताइए जो ठोस कपूर होता है, तो ठोस कपूर से अगर कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही क्या होता है सीधे वो वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार जो है वो क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा या फिर भार अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रहा होता है तो उसमें जो स्थित व्यक्ति होता है उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए इसी में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। लेकिन जब एक समान वेग से नीचे आ रहा होता है तो क्या होता है, उसका भार घट जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए जब आदमी और लिफ्ट दोनों एक ही त्वरण यानी कि स्मॉल जी के साथ नीचे की ओर बढ़ रहे हैं और इसीलिए व्यक्ति और लिफ्ट के बीच क्रिया और प्रतिक्रिया का कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए क्या है कि यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो यह मुक्त रूप से गिरता है। इस स्थिति में एलिवेटर में व्यक्ति का भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। मतलब अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
उसके बाद क्या है कि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो शरीर का वजन क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो छद्म बल जो होता है नामक एक बल होता है जो लिफ्ट को ऊपर की ओर धकेलता है और वजन में कमी लाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो बताइए मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। कोलंबिया, स्पुतनिक 1, चंद्रयान या फिर वाइकिंग लैंडर। देखिए कभी कभी देखिए कहीं कहीं पाथ फाइंडर भी लिखा रहता है, ठीक है, तो पाथ फाइंडर भी इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, वाइकिंग लैंडर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि वाइकिंग लैंडर 1970 के दशक में मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 प्रत्येक में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर दोनों उपस्थित थे, ठीक है। 20 जुलाई 1976 को वाइकिंग 1 लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया और मंगल की सतह पर उतर गया। 2 महीने से भी कम समय के बाद 3 सितंबर 1976 को वाइकिंग 2 जो है वो लैंडर मंगल पर उतर गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो बताइए मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कि औसत वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन जो है वो लगभग 3 पाउंड यानी कि 1300 से 1400 ग्राम तक होता है और एक नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो लगभग 3/4 पाउंड यानी कि 1350 से 400 ग्राम तक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि झूम खेती कहाँ पर चलित है। तो बताइए ये जो झूम खेती है वो कहाँ पर चलित है, लखनऊ में, असम में, फैजाबाद में या फिर वाराणसी में। तो देखिए ये जो झूम खेती है ये प्रचलित है कहाँ पर, तो असम में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि झूम खेती जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम हो गया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड ये सब प्रमुख राज्यों में प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि खेती के इस तरीकों को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है और यह एक स्थानांतरित कृषि होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है कि ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है। तो बताइए ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है, बिल गेट्स को, लिंकन गोलेट्सबर्ग को, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को या फिर टिमोथी बिल को। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए जैसे जैसे नेटवर्क की लोकप्रियता और दायरा बढ़ता गया, उपयोगकर्ताओं को अलग अलग आर्पनेट कंप्यूटर के बीच संदेश भेजने के उपकरण के रूप में नेटवर्क की क्षमता का तुरंत एहसास होने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कि रे टॉमलिंसन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि आज हम लोग जानते हैं। बाकी आर्पनेट क्या है देखिए, तो कंप्यूटर का सबसे पहला नेटवर्क था आर्पनेट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो बताइए ये जो मेमोरी शब्द है वो किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या फिर स्टोरेज से। तो देखिए मेमोरी शब्द संबंधित है किससे, तो स्टोरेज से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर मेमोरी वह उपकरण होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में उपयोग के लिए अस्थायी या अस्थायी आधार पर डेटा या प्रोग्राम निर्देशों के अनुक्रम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर बाइनरी कोड में जानकारी प्रस्तुत करते हैं जिसे 0 और 1 के अनुक्रम के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि भारत में सबसे पहले सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुई थी। तो बताइए भारत में सबसे पहले सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुई थी, अगस्त 1994 को, सितंबर 1996 को, अगस्त 1995 को या फिर अक्टूबर 1997 को। तो देखिए भारत में सबसे पहले सेलुलर फोन की सेवा शुरू हुई थी कब, तो अगस्त 1995 को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि भारत में पहला मोबाइल फोन जो है वो 23 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। यह फोन नोकिया का था, ठीक है, मॉडल सेट क्या था, तो 2110 था, जिसे मोदी टेलीस्ट्रॉ के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह फोन जो है वो कोलकाता में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो बताइए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, हेकल ने, रिटर ने, टेंसले ने या फिर मेंडल ने। तो देखिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने, तो रिटर ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, हैंस रिटर 1868 ने परिस्थितिकी की अवधारणा दी और परिस्थितिकी शब्द दो शब्दों से बना है। एक शब्द क्या है, वो है ओइकोस, जिसका अर्थ होता है घर, ठीक है, और लोगो, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग पहली बार 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल द्वारा किया गया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है घर की पढ़ाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्म कहाँ पाई जाती है। तो बताइए, भारत में फूलों की अधिकतम किस्म कहाँ पाई जाती है? असम में, केरल में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? तो देखिए, भारत में फूलों की अधिकतम किस्म पाई जाती है कहाँ पर? तो उत्तराखंड में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड राज्यों के चमोली जिला में स्थित है और अपने स्थानिक अल्पाइन फूलों के घास के मैदानों और वनस्पतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन सा था। तो बताइए, मानव के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला सबसे पहला अनाज कौन सा है? जौ है, जई है, राई है या फिर चावल है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि जौ को पहले यव भी बोला जाता था, ठीक है। मनुष्य के द्वारा कृषि के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जौ की 2 किस्मों की खेती की जाती थी। इसके अलावा कपास, खजूर का वर्णन भी हुआ था, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।